नमस्कार के हरियाणा और तेज हरियाणा के साझे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, लेकिन सिरसा की रानिया सीट पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ का गणित क्या कहता है, कौन यहाँ पर सबसे मजबूत नज़र आ रहा है और किस कैंडिडेट में कितना दम है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसने कितना यहाँ पर डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, तमाम मुद्दों पर विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। मेरे साथ के हरियाणा के संपादक रमेश जाखड़ जी हैं। जाखड़ साहब, आपका इस सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी शुक्रिया गुरविंदर। रमेश, विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, अब बारी है 2024 की। क्या कहता है आंकड़ों का गणित 14 और 19 को लेकर? आपके पास बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है, वो बताइए दर्शकों को जरा सबसे पहले। बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा जैसे ही हम अब 2024 का अगर डेटा एनालाइज करते हैं तो उससे पहले हमें इसके पीछे जो चुनाव हुए हैं, 2 से 3 चुनाव हुए हैं, उनके आंकड़ों पे जो वोट बैंक आया, जो वोटों का जो समीकरण रहा है, उस पर जो है वो जरूर एक बार नज़र दौड़ानी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा लेखा जोखा जो है वो सही आ जाता है, गणित जो है वो सही आ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर 2019 में अगर बात करें, उससे पहले 2009 में मैं जाना चाहूँगा एक बार। 9 में ज़्यादा कैंडिडेट पे नहीं, केवल 2 कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है और जो लूजिंग कैंडिडेट है, उन दोनों के पास जाना चाहूँगा। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से कृष्ण कंबोज चुनाव लड़े थे और वो विधायक भी बने थे। उनको वोट जो है वो मिले थे 48,241 वोट जो है वो लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में जो है ये सीट डालने का काम किया था। वहीं अपोजिशन में अगर बात करें, दूसरे नंबर पे अगर बात करें, तो चौधरी रणजीत सिंह जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, वो महज 4,500 4,500 वोटों के मार्जिन से जो है वो हारे थे। तो उनको वोट जो मिले थे वो 44,590 वोट मिले थे। ये तो 2009 का जो आंकड़ा है वो है। उसके बाद हम चलते हैं 5 साल आगे, 2014 में अगर चलें तो 2014 में चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 36,703 वोट मिले। ठीक है। वहां पे आप देखिएगा गुरविंदर की 2009 में चौधरी रणजीत सिंह को 44,000 वोट मिलते हैं और 2014 में 36,000, यानी कि 8,000 के लगभग वोट जो है वो घट जाता है चौधरी रणजीत सिंह का। वहां एंट्री हो जाती है हलोपा से गोविंद कांडा की 2014 में। ठीक है। गोविंद कांडा की जब एंट्री होती है तो गोविंद कांडा को 39,656 वोट मिलते हैं, यानी कि 39,700 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं। उसके बाद रामचंद्र कंबोज जो कि इनेलो से आते हैं, पिछली बार 2009 में अगर बात करें तो विधायक जो बने थे कृष्ण कंबोज, लेकिन इस बार कृष्ण कंबोज की टिकट इनेलो ने काट दी और इस बार रामचंद्र कंबोज को जो है वो उनकी जगह पे ले आए। तो रामचंद्र कंबोज जो है वो चुनाव जीतते हैं इस बार। 2014 में विधायक जो है वो रामचंद्र कंबोज बनते हैं और वोट कितने आए? 43,971, यानी कि इनेलो का वोट जो है वो वहीं घूमता रहा। केवल 2009 में अगर बात करें तो 44,590 वोट आए और रामचंद्र कंबोज को 2014 के अंदर 43,971, यानी कि 44,000 के लगभग वोट आए। तो 700-800 वोट जो है वो थोड़ा सा कम जरूर हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद बीजेपी की एंट्री जो है वो, इससे पहले भी बीजेपी की एंट्री थी, लेकिन शिषपाल कंबोज चुनाव लड़े थे 2009 में, तो 1000 का 700-800 वोट आए थे। उस समय बीजेपी का इतना बोलबाला नहीं था। ठीक है। लेकिन 2014 में पहले टर्म में जब सरकार आती है बीजेपी की, उस समय स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा जी जो है वो चुनाव उन्होंने लड़ा था बीजेपी की टिकट पे। उन्होंने भी गुरविंदर अच्छी खासी वोट बैंक, अच्छा खासा वोट जो है वो लिया था, 19,790 वोट, जहां पे बीजेपी जो है वो 1,000 का आंकड़ा व्यापार नहीं कर पा रही। अगले 5 सालों में 19,700, यानी कि 20,000 के लगभग वोट जो है वो बीजेपी यहाँ पे लेती है। अब चलिएगा 2019 के चुनाव में। 2009 में इनेलो का विधायक बना, 14 में इनेलो का विधायक बना, लेकिन 2019 की अगर बात करें तो 2019 में गुरविंदर आंकड़ा जो बिल्कुल ही उलट पुलट हो गया, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अब तक दबदबा था। इनेलो 2 पार्ट हो चुकी थी, जेजेपी पार्टी साथ में जो है वो एक पैरेलल खड़ी हो गई थी, तो इनेलो टूट चुकी थी यूँ कह रहे। तो इनेलो का इतना ज़्यादा जनाधार नहीं रहा था। तो
2019 में अगर बात करें गुरविंदर, तो 2019 में निर्दलीय तौर पे चौधरी रणजीत सिंह विधायक बने। और विधायक भी क्या बने कि 1990 के बाद 2019 में जा करके चौधरी रणजीत सिंह पहली बार विधायक बने। यानी कि यूं कहे कि मंत्री पद से ही चौधरी रणजीत सिंह जो है सत्ता से दूर रहे और सत्ता में आए तो मंत्री पद से ही उनकी एंट्री जो है वो हो गई। तो वो विधायक बने, उनको वोट मिले 53,825। अब रणजीत सिंह को, चौधरी रणजीत सिंह को 2014 में 36,000 वोट मिले और 2019 में 53,000 वोट जो है वो उनको मिले हैं। यानी कि 19-20 हज़ार के लगभग जो है वो वोट उनका जो है वो बढ़ा है यहाँ पे। उसके बाद हलोपा से गोविंद कांडा चुनाव लड़े थे। गोविंद कांडा को 34,394 वोट जो वो मिले हैं और 2014 में गोविंद कांडा को 39,000 मिले थे और 2019 में 5,000 वोट जो है वो गोविंद कांडा के कम हुए हैं। उसके बाद बीजेपी से अब आ जाते हैं स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा तो नहीं, उसके बाद रामचंद्र कंबोज की एंट्री हो जाती है जो कि सीटिंग एमएलए थे 2019 तक। इनेलो की टिकट पे चुनाव लड़े थे, जीते थे 2014 में और 2019 में रानिया से सीटिंग एमएलए थे, वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने आ जाते हैं और उनका कुछ हद तक विरोध भी होता है गुरविंदर, जहाँ पे क्योंकि इनेलो छोड़ करके बीजेपी में गए हैं तो कुछ लोगों ने विरोध भी उनका जो है वो किया था। तो उनको वोट कितना मिलता है? 2019 के अंदर बीजेपी को 20,709 वोट मिलते हैं। चौधरी जगदीश नेहरा, स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा 2014 में 19,790 वोट लेते हैं और बीजेपी से रामचंद्र कंबोज जो है वो 20,709 वोट लेते हैं। यानी कि 1,000 वोट बढ़ जाता है 1,000 वोट ही बढ़ता है 5 साल में। हालांकि 5 साल सत्ता थी उस समय, 2014 से 19 तक बीजेपी सत्ता में थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे बीजेपी का जो है वो सिर्फ 1,000 वोट जो है वो बढ़ा है। उसका रीजन क्या है, चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से जो है वो जैसे चौधरी रंजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, यानी कि उनकी कांग्रेस ने टिकट काट दी, विनीत कंबोज को दे दी, चौधरी रंजीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो कांग्रेस ने विनीत कंबोज को दी, तो वो सारा का सारा कांग्रेस का जो वोट है वो चौधरी रंजीत सिंह के साथ चला गया। यही रीजन है कि जहां पे 2014 के अंदर कांग्रेस जो है वो 36,000 वोटों पे खड़ी थी, वो कांग्रेस जो है वो 2019 के अंदर अगर बात करें तो 9,000 वोटों पे आके खड़ी हो गई। 8,979 वोट जो वो विनीत कंबोज को मिले। एक तो कांग्रेस चौधरी रंजीत सिंह के साथ चली गई और उसके बाद साथ साथ अगर बात करें तो इनेलो भी जो टूट चुकी थी, 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी, तो वो इनेलो के वोटर भी जो जेजेपी की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, वो उन लोगों ने भी सोचा कि चौधरी रंजीत सिंह ठीक है, चौधरी देवीलाल का ताऊ देवीलाल का बेटा है, और उन्होंने जो फोटो भी लगा ली थी ताऊ देवीलाल की, तो उसके चलते जो है वो चौधरी रंजीत सिंह की तरफ जो है वो एक लहर अलग से बन गई थी, माहौल एक ऐसा उत्पन्न हो गया था जिससे कि चौधरी रंजीत सिंह को 2019 में जो निर्दलीय तौर पर विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे गुरविंदर इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो 2019 में अशोक वर्मा जो कि अभी जेजेपी में है, उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने भी जो है वो 9,753 वोट यानी कि 10,000 के लगभग वोट जो है वो उन्होंने भी लिए थे। इनेलो टूटने के बाद भी 10,000 वोट ले गए पर क्योंकि जेजेपी और इनेलो ने चुनाव अलग अलग लड़ा था और जेजेपी का 7,500 वोट 6,622 वोट जो है वो जेजेपी ने 2019 के चुनाव में लिए थे। दोनों का अगर मिला के हम लोग करें तो 17-18 हज़ार के आसपास जो है वो दोनों का वोट जो है वो मिलता है। अगर दोनों अलग अलग ना होती तो यहाँ पे विधायक लगातार इनेलो का बनता आ रहा था। टूटने के बाद भी जो है वो दोनों ने एक साथ जो है दोनों ने इकट्ठे भी इतने सारे वोट नहीं लिए जितना कि टूटने से पहले इनेलो लगातार लिया करती थी। तो ये तो रह गया गणित सारा का सारा। ठीक है, बहुत बढ़िया रमेश, आपने तीनों ही मतलब जो काल निकले हैं 19, 9 और 14 की बात करें वो बताया, क्योंकि 2009 से लेकर 14 तक यहाँ पर इनेलो का दबदबा रहा, लेकिन जैसे ही पार्टी का जो अलग अलग बंटादार परिवार 19 तक दबदबा रहा 2009 से 19 तक रहा है। लेकिन 19 के बाद बाजी पलट गई। उसके बाद चौधरी रंजीत सिंह यहाँ से अभी वो मंत्री सरकार में है। लेकिन अब पहला सवाल आपसे ये रमेश, आपको क्या लगता है ऐसे वक्त में जब सरकार ने तय समय से पहले ही चुनावों की घोषणा भी कर दी है, समय से पहले इस बार एडवांस में हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, और क्या लगता है इस बार रानिया में आपको सबसे कद्दावर, दमदार, सबसे मजबूत आपको नेता कौन नजर आ रहा है इस बार?
देखिए गुरविंदर, सभी अपनी अपनी पार्टियों से सभी नेता जो है वो मजबूत हैं। हम लोग यहाँ पे अभी से डिफाइन नहीं कर सकते कि वो मजबूत दिख रहे हैं या वो नेता जो है वो जीतेंगे और वो नहीं जीतेंगे। तो सभी अपनी अपनी पार्टियों से, अभी तक तो हालांकि कैंडिडेट भी डिक्लेयर जो है वो नहीं हुए हैं अभी तक। एक अर्जुन चौटाला का भी लगभग अभी उन पे भी संशय बरकरार है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उनका भी, क्योंकि उनका यूँ कह सकते हैं कि उनकी खुद की पार्टी, उनको किसी से मांगना नहीं है टिकट। बाकी जितने भी पार्टियां हैं या जेजेपी का कह सकते हैं, बाकी जो पार्टियां उनका जो भी टिकट बाकी पार्टियों को तो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी होगी। हाँ, हाजिरी लगानी होगी। तो अभी तक जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक आशंका हम जता सकते हैं, संभावना जता सकते हैं कि एक तरफ जो चौधरी रणजीत सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अगर वो लड़ते हैं तो भी उनकी जो है वो दावेदारी मजबूती अच्छी हम कह सकते हैं कि एक कदावर नेताओं में है और इतना ज़्यादा लूज नहीं करेंगे। हालांकि 5 साल सत्ता में रहे हैं, बीजेपी में जो है वो रहे हैं, बीजेपी के साथ अभी रहे हैं और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं जाएगा उनका कि अचानक से जमानत जब्त होने वाला या पिछले के चुनाव के जैसा हाल जो है वो देखने को मिले कि टक्कर में ही ना हो। तो मुकाबले में वो जो है वो रहेंगे। अर्जुन चौटाला अपनी एक बहुत ही अहम और अच्छी खासी भूमिका इस बार चुनाव के अंदर जो है वो निभाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहां इनेलो का दबदबा हुआ करता था, बीच में एक 5 साल का जो वो गैप लगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनेलो जो है वो अप होती गई तो इनेलो का अब अर्जुन चौटाला को चेहरा लगातार बनाने की चर्चाएं जो वो चल रही हैं। अगर अर्जुन चौटाला आ जाते हैं तो राजनीति पे, रानिया की राजनीति पे जो है वो एक बहुत बड़ा यूँ कहें कि प्रभाव जो है वो अर्जुन चौटाला रखने वाले हैं, क्योंकि करण चौटाला ने पीछे जब चेयरमैन बने, वो जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तो सामने जो वो चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष के कैंडिडेट थे, उनको जो है वो हरा करके, यानी कि परिवार से अगर कोई आता है तो लोग जो है वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बजाय कि परिवार के बजाय कोई और अगर चेहरा जो है वो आता है। अगर पिछली बार भी गुरविंदर 2019 में भी अगर इनेलो परिवार से, चौटाला परिवार से कोई आता तो वो जो है वो 10,000 वोटों पे नहीं रह जाता, वो भी जो है वो कुछ हद तक और स्कोर बड़ा जो है वो कर सकता था। उसके बाद जेजेपी का भी कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अभी तक कैंडिडेट का कोई नाम भी जो है वो नहीं आया है। हालांकि पिछले चुनाव में जेजेपी से कुलदीप करीवाला जो है वो चुनाव लड़े थे, पंजाबी चेहरा, सिख चेहरा है, 7600 वोट उनको। हाँ, 7600 वोट जो है वो लेकर के उन्होंने जो है वो ठीक ठाक अपनी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन इस बार जो है वो जेजेपी, क्योंकि एक तो यूँ कहें कि सत्ता में 4.5 साल तक सत्ता में रही, तो उसके चलते हो सकता है कि इतना ज़्यादा लोग जो है वो 7600, हो सकता है 7600 से पार भी लगा दे और हो सकता है 7600 के नीचे भी जो है वो उनको रख दें, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों के बीच में, और पंजाबी बेल्ट का एरिया है तो वो भी देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा अगर गुरविंदर बात करें कांग्रेस से, कांग्रेस के 27 कैंडिडेट हमने कल भी डिस्कशन किया था, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कांग्रेस से आ रहे हैं। तो कांग्रेस में अगर मुख्य कैंडिडेटों की बात करूं, मैं जातिगत समीकरणों की अगर बात करूं तो विशाल वर्मा जो है कुम्हार बिरादरी से, प्रजापत समुदाय से हैं, वो भी अपनी एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। टिशु प्रधान, अब टिशु प्रधान का जैसे जिक्र आया तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा। एक चर्चा गुरविंदर ये भी चल रही है कि गोविंद कांडा भी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो हलोपा से लड़े या फिर बीजेपी से लड़े। अगर चौधरी रणजीत सिंह का टिकट अगर कटता है इस बार फिर, तो रणजीत सिंह जो है वो संभावना ये है कि निर्दलीय तौर पे चुनाव आ सकते हैं चुनाव में। अगर नहीं आते हैं, बीजेपी उनको टिकट दे देती है, ज़्यादा संभावना तो यही लगती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, बीजेपी में शामिल भी हुए हैं, तो बीजेपी से लड़ेंगे। बाकी आने वाले समय में राजनीति में क्या कुछ हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। तो गोविंद कांडा अगर आ जाते हैं तो टिशु प्रधान की यहाँ पे संभावना गुरविंदर थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि बनिया अग्रवाल समाज से अगर बात करें तो बनिया समुदाय से जो है वो दोनों को आमने सामने जो है वो टक्कर देने के लिए कोई ना कोई चाहिए। और इसके अलावा गुरविंदर कल हमने जैसे एनालाइज किया था कांग्रेस के अंदर कि जो स्ट्रेटजी बनाने में और फंड जुटाने में जो ज़्यादा एनेबल होगा, हाँ, उसको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं टिशु प्रधान उस जो नीति पे भी जो है कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं। इसके अलावा सुभाष जोधपुरिया हैं, और सुभाष जोधपुरिया ये जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें सबसे पुराने कैंडिडेट, सबसे पुराने कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो सुभाष जोधपुरिया है। और इनका एक नारा भी है कि वफादार हूं तभी मैं हकदार हूं।
कि लगातार इतने सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ वफादारी के तौर पर, हाँ एक वफादार सिपाही के तौर पे, तो वफादार हूँ तभी मैं हकदार हूँ। तो ये जो है वो जाट समीकरण जाट जाति से है, तो जाट बेल्ट में जो है वो अपना यूँ कह सकते हैं कि एक रुतबा दिखाने के लिए लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की भीड़ भी अच्छी आ रही है, भीड़ तो सभी के कार्यक्रमों में ठीक ठाक आ रही है क्योंकि कांग्रेस का इस बार रुझान है। उसके बाद विनीत कंबोज पिछले चुनाव में जो है वो जमानत नहीं बचा पाए, 8,000-9,000 वोट जो है वो उनके आए थे, ये कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। तो इन पे भी जो है वो कांग्रेस इस बार दांव जो है वो खेल सकती है, क्योंकि पिछली बार की बजाय पिछली बार माहौल कुछ अलग था, इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार कांग्रेस की लगातार चर्चाएं भी सुनने में आ रही हैं, तो उसके चलते हो सकता है कि विनीत कंबोज पे भी दांव जो है वो खेल दे। उसके बाद सर्व मित्र हैं, सर्व मित्र भी अपनी एक अच्छी पैठ रखते हैं, पूरे हरियाणा भर में जो है वो उनका नाम है, पत्रकारिता छोड़ करके इस तरफ आए हैं। तो ये तमाम लोग हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कांग्रेस के टिकटार्थी हैं जो कि लगातार जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन इन तमाम 27 के 27 टिकटार्थियों में कौन से टिकटार्थी पे किस पे जो है वो कांग्रेस भरोसा करती है और कैंडिडेट मैदान में कौन कौन आते हैं उस पे जो है वो डिपेंड करता है। फिलहाल अगर बात करें तो मुकाबला जो है वो मुख्य है। अगर चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय आते हैं या बीजेपी से आते हैं तो रणजीत सिंह, अर्जुन चौटाला, कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी आए, और इसके अलावा अगर गोविंद कांडा निर्दलीय आते हैं या बीजेपी से आते हैं तो उन यानी कि इन 4 लोगों के बीच में जो है वो मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज को नकारा नहीं जा सकता गुरविंदर कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे हैप्पी रानिया जो है वो काफी मजबूत कैंडिडेट है। इसके अलावा सैनपाल से हैं, बलजिंदर सिंह बराड़ हैं, वो भी लाइन में है। और तो ये तमाम जो आम आदमी पार्टी है ये भी गुरविंदर अंदर खाते जो है वो अंदर वो कहते हैं ना कि जमीन के नीचे चलते चलते जो है वो अपना एक अलग से वोट बैंक जोड़ लेती है। तो जिला परिषद के चुनाव में हमें ये चीज़ भी देखने को मिली है। रमेश, आपको लगता है कि आप लोग जैसे आप कर पा रहे हैं इसका विश्लेषण, आपको लगता है कि ये त्रिकोणीय सा मुकाबला एक बार लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अंदर खाते जो वोट जुटाएगी, आपको लगता है इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में किसी भी कैंडिडेट की किस्मत को तय करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी? बिल्कुल गुरविंदर, क्योंकि जब पीछे हम लोग वो जोन की बात करें तो जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं वहां से किसी को भी आइडिया नहीं था कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी इतने 3 जो है वो रानिया से जीत जाएंगे। वहां पे जो जिन तीनों जगहों पे जीते हैं वहां पे चौधरी रणजीत सिंह के प्रत्याशियों के जीतने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा व्यक्त की जा रही थी गुरविंदर। लेकिन वो जो है वहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह के जो प्रत्याशी थे उनकी जगह पे जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिला परिषद के चुनाव में तो कहीं ना कहीं डेंट मारा है उन्होंने। और इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको डेंट ज़्यादा लगाएंगे मारेंगे वो तो जो है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन डेंट उसी को पड़ेगा जिसके पास ज़्यादा वोट होगा, और ज़्यादा वोट अभी रणजीत सिंह के पास था। तो जो भी अगर कोई निर्दलीय तौर पे आता है या कहीं से भी आता है तो वो डेंट जो है वो ज़्यादा चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है रमेश, मगर जो हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला है, अभी उन्होंने पीछे कई सारे कार्यक्रम करके अपना लेखा जोखा भी लोगों के बीच में रखा। मुझे लगता है शिक्षा में वो पहले ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिन्होंने अपना पूरे का पूरा टोटली लेखा जोखा लोगों के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि हमने करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं। आपको लगता है, आपने बहुत गहनता से रिपोर्टिंग की है, क्या वाकई में ही रणजीत चौटाला ने इस इलाके में जो सरकार में इतनी बड़ी भागीदारी उनकी रही है एक बिजली मंत्री के तौर पर, क्या वाकई में उन्होंने काम करवाए हैं? उनकी एक्टिविटी आपको, उनकी लोगों के बीच में जुड़ाव आपको नज़र आता है, उसका फ़ायदा मिलेगा कोई? बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा इसमें जो है वो मैं यही कहना चाहूँगा कि चौधरी रणजीत सिंह के विकास कार्यों की अगर बात करें तो हर गांव में कुछ ना कुछ विकास कार्य चौधरी रणजीत सिंह ने किया है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। अब कोई कुछ भी कहे, विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हालांकि हो सकता है कि जितनी उम्मीदें थी लोगों को उतनी उम्मीदें पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ हद तक काम उन्होंने करवाए हैं। जैसे खारिया का अभी पीछे मैंने इंटरव्यू किया था तो 22 करोड़ रुपए बनी गाँव के अंदर जो बड़े बड़े गाँव हैं उनमें जो वो काफ़ी पैसा लगाया। एक छोटा सा गाँव फतेहपुरिया था, उस गांव के अंदर भी जो है वो 5-7 करोड़ रुपए जो विकास कार्यों के लिए लगाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन जो लोगों को उम्मीदें थी
कि जिस प्रकार से चौटाला सरकार हुआ करती थी तो हमारे भी बेटे जो है वो पर्ची लेकर के जाएंगे, वो जेब में ऊपर वाली जेब में डाल ली तो लग गया। तो वैसा जो लोगों को उम्मीद थी, कहीं ना कहीं उसी चीज़ का नुकसान जो दुष्यंत चौटाला को भी देखने को मिल रहा है। लोगों की महत्वाकांक्षाएं, जो पर्सनल आकांक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो सकी। नौकरी की बात करें तो नौकरी सरकार ने जो सरकारी नौकरी पोर्टल पे और नंबरों पे जो है वो पढ़े लिखे युवाओं को कर दिया, अच्छा कदम मानूंगा इसको मैं। और इसके अलावा जो है वो HKRN जो है वो DC रेट पे जो कुछ लगा करते थे, कुछ समय तक लगे थे, लगाए भी थे, लिस्ट भी आई थी कुछ एक लोगों की, लेकिन उसके बाद में HKRN के थ्रू हो गया। तो HKRN के थ्रू जो है वो जिनका मतलब कि फैमिली ID में गरीबी रेखा या जो भी मापदंड है वो पूरे करो और उसके बाद में जो है वो लगना था। तो वो कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह को जो ये खलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की नाराजगी हल्की सी जो है वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें खिलाफत नहीं कह सकते, नाराजगी है और नाराज लोगों को जो है वो मनाया जा सकता है, ऐसा चौधरी रणजीत सिंह लगातार भी कहते हैं। लेकिन एक चीज चौधरी रणजीत सिंह की पॉजिटिव वे में अगर लेना चाहें तो वो ये जरूर है कि पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी रणजीत सिंह एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो ज्यादा समय अपने रानिया में हल्के के अंदर जो वो दिया है। हर गांव के अंदर एक एक सप्ताह के अंदर एक एक दो दो मतलब उनकी हल्के में कनेक्टिविटी लगातार रही है। हाँ, रही है। आज भी अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के पास जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है रमेश, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। आपको लगता है कि जिस तरीके से हमने पिछले चुनाव में देखा, नया दो परिवारों के बीच में बंटवारा हुआ था, वो था JJP और INLD, लेकिन इस बार सबसे अहम बात ये लग रही है कि INLD का सबसे बड़ा फोकस सिरसा पर है पूरे हरियाणा को देखा जाए तो, और वहीं पर रानिया में इस बार सबसे ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, पिछली बार तो ये डेंट था, ये सबसे बड़ा नुकसान था INLD को कि दो परिवार जब जुदा हुए तो फिर वोट बैंक भी खिसक गया था, लेकिन इस बार जो डेंट JJP को झेलना पड़ा है 4.5 साल में, और ऊपर से जो BJP को विरोध झेलना पड़ा है, लेकिन अब एकदम से सरकार ने चुनाव डिक्लेयर करवाए हैं, INLD को कितना बड़ा फ़ायदा मानते हैं और कितना आप एक अच्छा गोल्डन चांस वापसी का आप देख पा रहे हैं कि इनेलो इस बार एक अच्छे कमबैक के साथ आ रही है, और अर्जुन चौटाला का अगर टिकट फाइनल होता है, अगर वो वाकई यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या लगता है इस बार कुछ तस्वीर बदल सकती है रानिया की? गुरविंदर, इस बार है ना, जैसे मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, वोटर से बातचीत करते हैं, आप भी करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये निकल करके सामने आ रही है कि इस बार लोग पार्टी नहीं देख रहे, इस बार लोग कैंडिडेट देख रहे हैं सामने कि कैंडिडेट कौन है। अगर कैंडिडेट डम्मी है, पार्टी कितनी अच्छी क्यों ना हो, उस कैंडिडेट का प्रभाव जो है वो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा पड़ने वाला है कहीं। ठीक है, क्योंकि देखो रमेश, करनाल में भी खट्टर साहब जीत गए और कांग्रेस ने अपनी डमी रखी, हाँ, और वो हार गए बिल्कुल। हाँ, तो चेहरा मायने रखता है और इसके साथ साथ पार्टी भी मायने रखती है। ये नहीं कहता कि पार्टी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, पार्टी भी मायने रखती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट का फेस जो है वो मायने रखेगा। अब रानिया की अगर बात करें तो बी ऑनेस्ट मैं कहना चाहूँगा कि अगर अर्जुन चौटाला के अलावा अगर कोई और कैंडिडेट आ जाता है तो अर्जुन चौटाला जितनी फाइट दे सकते हैं उतनी फाइट दूसरा कैंडिडेट नहीं दे सकता गुरविंदर। ये मैंने पीछे भी कही कि जहां पे अशोक वर्मा चुनाव लड़ रहे थे वहां पे अगर अर्जुन चौटाला होते तो 10,000 वोट की बजाय हो सकता है 20, 25, 30,000 वोट तक भी जो है वो अर्जुन चौटाला जा सकते थे। यानी कि चेहरे पे और कुछ एक परिवार के सदस्य पे जो वो डिपेंड करता है। तो वो क्या अर्जुन चौटाला वाकई में आते हैं? चर्चा ये भी चल रही है कि लगातार जो है वो दादा पोता आमने सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे और चौटाला परिवार जो वो आमने सामने चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन इस बात को जुटलाने का काम जो वो किया है। पहले पुराने समय में भी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने इलेक्शन लड़ा है। अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह के सामने सुनैना चौटाला और नैना चौटाला ने इलेक्शन लड़ा है। इससे पहले भी न जाने कितने एपिसोड हो चुके हैं कि आमने सामने चुनाव जो है वो लड़ते रहे हैं। तो इस चीज को नहीं कहा जा सकता। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है, सवाल उठा रहा है, उनका हक है उठाने का, लेकिन उदाहरण अपने सामने है। हाल ही में जो 3-4 महीने पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी तो आमने सामने लड़े हैं। तो इस बार चेहरे पे डिपेंड करेगा कि क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है रमेश, आखिरी मेरे 1-2 सवाल रह गए। आपको क्या लगता है, जब 27 कैंडिडेट के बीच में कांग्रेस की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक तरफ हरियाणा में बहुत बड़ी वापसी, क्लीन स्वीप जो बीजेपी ने की थी 10 सीटों पर, उसी में से 5 सीटें वापस
वापसी कर ली है कांग्रेस ने लोकसभा में। क्या इस बात का समर्थन, इस बात का उत्साह, इस जीत की जो एक बहुत बड़ा एक ताकत कांग्रेस को मिली है, उसका असर आपको लगता है रानिया में भी नज़र आएगा? तभी इतने टिकटार्थी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। शैलजा की बम्पर जीत है, क्या वो उन्हीं के खाते में उनका यहाँ से एमपी होना कितना लाभ मानते हैं आप? बिल्कुल गुरविंदर, वापस उसी बात पे आऊँगा मैं कि भले ही कांग्रेस का रुझान जो है वो लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा देखने को मिला हो, 5 लोकसभा सीटें 0 से 5 पे जो है वो ग्रोथ की है, और मेरे ख्याल से 52 विधानसभा सीटों पे जो है वो कांग्रेस हावी रही है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए। तो रानिया भी जो उसमें से एक है। रानिया विधानसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में रानिया विधानसभा 27-28 हज़ार की लीड जो है वो कांग्रेस की रही है। यही रुझान जो है वो उनको लग रहा है, जो जितने इतने सारे कैंडिडेट आए कि 27 हज़ार की ना तो 20 हज़ार की लीड तो जो है वो रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा गुरविंदर कि एक तरफ तो कुमारी शैलजा थी कैंडिडेट, और एक तरफ ये जो लोकल कैंडिडेट है, इनमें और कुमारी शैलजा में दिन रात का फर्क। वही मैंने आपको बताया था कि चौटाला परिवार से और चौटाला परिवार के बगैर अगर कोई कैंडिडेट आता है तो वो है। अब यहाँ पे कुमारी शैलजा थी, जिसके चलते ना तो किसी की खिलाफत हुई, ना किसी की नाराजगी थी, ना किसी की और थी। कुमारी शैलजा को लोगों ने प्यार, सत्कार, दुलार जो है वो दिया, और शैलजा फिर से जो है वो सांसद बनी। तो यहाँ पे कुमारी शैलजा के बराबर में अगर अपने आप को कोई कैंडिडेट रख करके ये निश्चित करता है कि मेरी जीत तय है, तो ये कतई जो है वो गलत होगा गुरविंदर, क्योंकि कुमारी शैलजा के लेवल का इनमें से जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे कुमारी शैलजा के आगे जो है वो जा करके जो है वो टिकट मांगने वाले हैं, और शैलजा, कुमारी शैलजा जो है वो टिकट देने वालों में है। तो उनका और उनका मुकाबला जो कद का भी अगर देखें तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा उनको ये आइडिया लगाना कि हमारी जीत यहाँ से हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इनेलो जो है वो पिछली बार सिर्फ एक सीट पर रह गई थी, लेकिन इस बार इनेलो जो अगर अच्छे से कैंडिडेट उतार दिए तो जो लोग कांग्रेस से खफा हैं, जो लोग जेजेपी से खफा हैं, जो लोग बीजेपी से खफा हैं, वो इनेलो की ओर मूव होंगे, और इनेलो भी जो है वो एक अच्छी भागीदारी दिखाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है रमेश, आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है, क्योंकि हलोपा ने तो पहले से ही धवल कांडा का नाम डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अटकलें और तमाम संभावनाएं, चर्चाएं ये व्यक्त की जा रही हैं कि अगर चौधरी साहब का टिकट कटता है तो फिर गोविंद कांडा बीजेपी से आ सकते हैं। लेकिन हम इस बात को यथासंभव यही मान लेते हैं कि बीजेपी चौधरी साहब को टिकट दे रही है, लेकिन धवल का आने से एचएलपी अगर आती है यहाँ पर और कांग्रेस भी अपना ठीक ठाक चेहरा देती है, तो आपको लगता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है रानिया में? बिल्कुल गुरविंदर, क्योंकि गोविंद कांडा को अगर गोविंद कांडा आते हैं तो गोविंद कांडा को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जो है वो गोविंद कांडा ने 34,000 वोट ले रखे हैं। और धवल कांडा इस बार नए चेहरे होंगे अगर धवल कांडा आते हैं एचएलपी से, अगर गोविंद कांडा को टिकट नहीं दी जाती है, और चौधरी रणजीत सिंह अगर बीजेपी से आते हैं, और धवल कांडा अगर इससे आते हैं एचएलपी से आते हैं, कांग्रेस से कौन आता है वो डिपेंड करता है। कंबोज आता है, बनिया आता है, जाट आता है, या प्रजापति आता है, वो डिपेंड करता है। और अर्जुन चौटाला अगर इनेलो से आते हैं, जेजेपी से कौन आता है, जेजेपी से जट सिख आता है, क्योंकि पंजाबी बेल्ट भी अच्छी खासी रानिया के अंदर जो है वो पकड़ है, पंजाबी वोट भी अच्छे खासे हैं, तो उस पर भी जो वो डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि इस बार मुकाबला जो है वो गुरविंदर बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, इन तीनों के बीच में जो है वो मुख्य तौर पे देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को भी इसमें हम लोग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि अगर अच्छा चेहरा जो है वो उतार देती है तो। और जेजेपी भी जो है वो कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सातवें इसको हम अटैच कर सकते हैं कि पांचों के बीच में मुकाबला रहेगा। मुख्य तौर पे बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस, और चौधरी रणजीत सिंह अगर निर्दलीय तौर पे आते हैं तो उनका भी जो है वो हम साथ में जोड़ सकते हैं। धवल कांडा का हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि धवल कांडा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले गोविंद कांडा चुनाव लड़े, उनको वोट ठीक ठाक आए, लेकिन वही बात है कि अगर उपचुनाव के अंदर अभय सिंह चौटाला की जगह अगर अर्जुन चौटाला होते तो शायद चुनाव ना जीतते। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो उसका भी फर्क कहीं ना कहीं जो है वो रह जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि धवल कांडा भी अगर आते हैं तो गोविंद कांडा जितना प्रभाव जो है वो धवल कांडा वहाँ पे रखते होंगे। हो सकता है कि एक युवा की लहर बन जाए, लहर बनने के बाद हो सकता है कि
एक तरफा जो है वो चुनाव निकल जाए, वो तो आने वाले समय पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल समीकरणों की अगर बात करें तो ये इन नेताओं के इर्द गिर्द, इन पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत विस्तार पूर्वक और हर एंगल से, हर तथ्य से आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ के हरियाणा के संपादक बातचीत कर रहे थे और ये पूरे का पूरा गणित बहुत बेहतर तरीके से, सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ, सौम्यता के साथ आप तक पहुंचाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर चेहरे देखे जाएंगे, उनका व्यक्तित्व देखा जाएगा, उनका काम देखा जाएगा, उनकी भागीदारी देखी जाएगी, उनके काम, तमाम चीज़ों को हर तरीके से जनता परखेगी। और यही काम पार्टियाँ भी करती है। पार्टियाँ भी अलग अलग तरीके से अपना सर्वे करवाती है और उसी के आधार पर फिर टिकट दी जाती है। लेकिन आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में रानियों को लेकर क्या सोचते हैं? आपको ये मुकाबला कैसा लगता है? इस बार कैसी फाइट रानियों में रह सकती है? आप अपनी जानकारी है वो हमारे के हरियाणा और तेज हरियाणा के प्लेटफॉर्म पर जाकर साझा कीजिएगा। अगले सेगमेंट में फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली विधानसभा पर पूरे तथ्यों के साथ, पूरे गणित और आंकड़ों के साथ, कौन कहाँ कैसे और कितना ज़बरदस्त फिट बैठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।